संकेत हमें शुक्रवार को ग्लोबल मार्केट से मिले हैं, इन तमाम संकेत को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और इस वक्त हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। जो संकेत हमें अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबल मार्केट से थोड़े कमजोरी के संकेत हैं और उसी का असर आज हम देख रहे हैं एशियाई बाजारों में भी है, क्योंकि कल छुट्टी है, ईद के मौके पर बाजार बंद रहेंगे। तो आज के दिन ट्रेड किस तरह से लेके चलना चाहिए? क्या थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए शुक्रवार की कमजोरी देखने के बाद? आप किस तरह का लेवल्स देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही शेयर करिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, लास्ट वीक इनफैक्ट लास्ट 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं इंडेक्स को काफी ज्यादा वॉलेटाइल ट्रेड कर रहा है एक रेंज में, जहां पे 16,800 से लेकर 17,300-400 का बैंड बना हुआ है। लास्ट वीक करीब आधे % के कट के साथ बंद हुए, बट जो 2 वीक के कंसोलिडेशन में एक चीज अब नेगेटिव ज्यादा हो रही है, वो है ग्लोबल क्लूज। तो ऑफ लेट ग्लोबल मार्केट्स में नए लो बन रहे हैं। तो पूजा, ये अच्छे संकेत नहीं है हमारी मार्केट के लिए, बिकॉज हम बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स को, और अर्निंग सीजन की भी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं हुई है, हमारे यहाँ पे मिक्स्ड अर्निंग्स हैं। तो वो देखते हुए कि ग्लोबल मार्केट में नेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग 16,800 और उसके नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट आज के सेशन की अगर मैं प्योरली बात करूं तो मुझे लगता है 16,950 से लेकर 800 का जो जोन है वो सपोर्ट की डायरेक्ट करेगा। और जस्ट इन केस अगर एक बाउंस देखने को मिलता है तो 17,200-300 ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डायरेक्ट करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम बैंकिंग की तरफ से है। कहीं ना कहीं बैंकिंग चाहिए था कि 36,700 के ऊपर ट्रेड करे, क्रॉस करे, बट वो हुआ नहीं। और उसके बाद से दोबारा से हम देख रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में प्रेशर आते हुए। तो 35,500, 35,000 ये क्रिटिकल लेवल होंगे बैंकिंग इंडेक्स में, और ऊपर पे 36,400 और 36,700 का जोन, ये काफी मुश्किल होगा बैंकिंग इंडेक्स का क्रॉस करना आज के सेशन में। तो ये एक राय दे दी गई है। निफ्टी के लिए जो आज सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 16,800 तक का दिख रहा है, और जो ऊपरी की तरफ रेजिस्टेंस है वो 17,200 से 17,300 के पास निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल आज के लिए देखने को मिल रहा है। तो एक दायरा है जिसके बीच हमें आज बाजार कारोबार करता हुआ नजर आएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आपको रणनीति सुझा दी गई है। अजीत, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन आपकी तरफ से क्या होगी? देखिए पूजा, बावजूद इसके कि मार्केट में कहीं ना कहीं साइडवेज बायस है, प्रॉफिट टेकिंग आ रही है हायर लेवल से, कुछ एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जहां पे कि कॉन्टिन्यूसली नेगेटिविटी कंटिन्यू कर रही है। तो देखिए, जहां पे पॉजिटिविटी दिख रही है वो एग्रो रिलेटेड केमिकल स्टॉक्स, वहां पे काफी अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। और कोरोमंडल में ऑफ लेट अभी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दिख रहा है, पॉसिबिलिटी है कि नियर टर्म में 990 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉन्ग बना सकते हैं 850 के स्टॉप लॉस के साथ। जो शॉर्ट साइड पे मेरी रिकमेंडेशन है वो है HCL टेक्नोलॉजीज में। IT पैक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, काफी अच्छे करेक्शन के बाद भी यहाँ पे कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है, और HCL टेक्नोलॉजीज में अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ब्रेकडाउन के बाद एक फ्रेश शॉर्टिंग पिवट फॉर्म किया है। तो मुझे लगता है कि 11 से 10 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1030 के टारगेट्स के लिए इन शॉर्ट पोजिशन ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज। ऑलराइट अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो पहला तो है HCL टेक, यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 1030 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 1110 का। और जो दूसरा कॉल है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, वहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 990 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 850 का। ये राय आपको आज के मार्केट में और ट्रेडिंग रणनीति भी सुझा दी गई। कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डाल लेते हैं। इस बीच हमें अजीत मिश्रा की कॉल्स तो हमने आपको बताई, और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स पर नजर डालें तो ब्रजेश सिंह ने भी हमें अपनी कुछ कॉल्स शेयर की हैं, और उसमें जो पहला कॉल है वो है TVS मोटर, और उन्होंने भी अपने दोनों ही कॉल में बिकवाली की राय दी है। यहाँ पर टारगेट होगा 638 का और स्टॉप लॉस होगा 662 का। और जो दूसरा कॉल है उसमें वो गुजरात गैस में बिकवाली करने की राय दे रहे हैं 468 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 492 का। इसके अलावा एक और कॉल है कैनफिन होम्स, यहाँ पर भी बिकवाली करने की राय है, टारगेट होगा 575 का, स्टॉप लॉस होगा 600 का। तो आज लगभग जितने भी ट्रेडिंग के लिहाज से रणनीति भी सुझाई जा रही है उसमें ज्यादातर कॉल्स में आज बिकवाली करने की ही राय है, तो इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं कुछ
खबरों पर भी और नतीजों पर भी ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नंबर्स भी आए हैं और वो नंबर्स कैसे रहे हैं ये समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, बाजार जब बंद था ओवर द वीकेंड कौन कौन से नंबर्स आए हैं और कैसे रहे? जी बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी की अर्निंग्स फोकस रहेगा। विप्रो के जो नतीजे हैं वो वीक आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। रेवेन्यू लगभग 2.7% का बढ़ोतरी हुआ है। एबिट में भी थोड़ी सी दबाव देखने मिली है और मार्जिन्स में जो है यहाँ पे 3% से ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। अगर देखा जाए तो सीसी ग्रोथ लगभग 3% का है। इंडसइंड बैंक के इनलाइन नंबर्स देखने मिले हैं। एनआईआई ऑलमोस्ट 12.7% है। ग्रॉस एनपीएस में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आई है और एसेट क्वालिटी में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। आगे जाते हुए कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनके भी व्यू भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग आए हैं और स्पेशली क्रेडिट आउटलुक में और अदर सोर्स इनकम जो आने वाले हैं वेल्थ सॉल्यूशंस पे उस पे फोकस करेंगे। अब आते हैं अन्य अदर अर्निंग्स पे। सबसे पहले सोनाटा सॉफ्टवेयर फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है वीक नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू और पैट में थोड़ी सी दबाव देखने मिली है। L&T फाइनेंस होल्डिंग्स के जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम हालांकि 5% गिरा लेकिन एसेट क्वालिटी में शानदार मूवमेंट देखने मिला है। ग्रॉस एनपीएस एंड एनपीएस के आंकड़े देखें तो शानदार मूवमेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखने मिला है। तांडा प्लेटफॉर्म्स में वीक नतीजे देखने मिले हैं। रेवेन्यू में लगभग 4% का जो है कटौती देखने मिला और पैट में भी 3% का दबाव देखने मिला है। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस फोकस में रहेगा। ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले हैं। एनआई ग्रोथ अच्छी आई है और जो एसेट क्वालिटी है यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट देखने मिला है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। मिले जुले नतीजे आए हैं। टॉप लाइन नंबर्स ज़रूर अच्छे आए हैं। लगभग 23% का ग्रोथ है लेकिन जो रॉ मटेरियल कॉस्ट के कारण जो है आपके ऑपरेटिंग नंबर्स में जो है दबाव देखने मिला है। टाटा केमिकल्स में जो है एक अच्छी शानदार नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू में भी लगभग 32% का ग्रोथ देखने मिला है और बॉटम लाइन नंबर्स भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है। एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज फोकस में रहने वाला है। ओवरऑल देखा जाए तो ऑन पेपर जो है अच्छा नंबर्स देखने मिल रहा है। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ देखने मिल रहा है और एसेट क्वालिटी में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने मिल रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नंबर्स देखने मिले बीएफएसआई सेक्टर से। जसडाइल थायरोकेयर के अभी नतीजे आए यहाँ पे लगभग वीक देखने मिला है। टॉप लाइन में 11% का जो है डाउन टिक देखने मिला है और आगे जाते हुए जो है मार्जिन्स है वहाँ पे भी जो है दबाव बहुत ज़्यादा है। 7% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन टिक देखने मिला है। जसडाइल फोकस में रहेगा। यहाँ पे भी आंकड़े थोड़े वीक आए हैं। मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। जो ट्रैफिक है हाउएवर ईयर ईयर बेसिस पे 12% का ग्रोथ देखने मिला है। अब बात करेंगे कैनफिन होम्स की। यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग नतीजे देखने मिले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है और आपके एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई है। येस बैंक में भी कह सकते हैं कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 36% का आया है। पैट में 168% का ग्रोथ और जो आप कह सकते हैं जीएनपीए में जो है और एनएनपीए में लगभग 21 से लेकर 26 बेसिस पॉइंट्स तक ग्रोथ देखने मिला है। और आखिर में बात करेंगे जीएचसीएल की। यहाँ पे भी जो एक अच्छी अर्निंग्स का ग्रोथ देखने को मिला है और इवन पैट नंबर्स में जो है अच्छी सुधार देखने को है। ऑल राइट, तो ये काफ़ी ढेर सारे नंबर्स आए हैं। इम्पॉर्टेंट अर्निंग्स आपको शरद ने बताई जिसके चलते आज बाजार रिएक्ट कर सकता है। अगर बड़े निफ्टी कंपनियों की बात करें तो विप्रो, इंडसइंड बैंक जैसे कंपनी ने अपने नंबर्स घोषित किए हैं और इसके अलावा एफएनओ स्पेस से और कैश सेगमेंट से भी काफ़ी ढेर सारी कंपनियों ने अपने नंबर्स घोषित किए। तो आज यहाँ पर कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। शरद, इसके अलावा बताइए और कौन कौन सी खबरें आई हैं? पूजा सीमेंट की जो एजीएम थे उसकी इम्पॉर्टेंट टेकअवेज मैं सबसे पहले बता दूं। यहाँ पे वो अपनी ग्रीन सीमेंट प्लांट को कमीशन कर रहे हैं और क्लिंकर कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और सीमेंट ग्राइंडिंग कैपेसिटी जो पंजाब में है वहाँ पे भी एक ग्रोथ देखने मिल रही है। एक अग्लेन फोर्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन जो सीमेंट की है वो ईस्टर्न इंडिया के उसकी मैनेजमेंट कमेंट्री भी गाइडेंस दे दी है। एंड अब उसके अलावा जो है एस्ट्रल फोकस में रहेगा और ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए क्योंकि अब वो पेंट्स के बिजनेस में घुस रहे हैं। 51% स्टेक जो है जेम्स पेंट में ले रहे हैं और बाकी 49% जो अगले
5 साल मिलेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर 51% स्टेक का बोले तो लगभग आप कह सकते हैं 194 करोड़ का आंकड़ा है। बारबेक्यू नेशन में तीसरा इंपॉर्टेंट एक्विजिशन आशीष कचोलिया ने किया है। ऑलरेडी 5 लाख शेयर्स जो है उन्होंने एक्वायर किए पिछले 2 हफ्ते में, और ये तीसरा एक्विजिशन है ऑलमोस्ट 2.53 लाख शेयर्स का। तो ये फोकस रहेगा। जी पावर में लगभग 860 करोड़ का जो है कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड आया है ग्रीनको को, इस पे फोकस रखिए। आइनॉक्स विंड में आज दबाव देखने मिल सकता है, क्योंकि जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी उनकी जो ग्रुप कंपनी है वो DRHP जो फाइल की है अब वो विड्रॉ कर दिया गया है, तो उसमें स्टॉक में ज़रूर प्रेशर मिल सकता है स्टार्टिंग में। और आखिर में बात करेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के। यहाँ पे जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शन आई है, जहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है वोट अगेंस्ट कर दी है आपके रीअपॉइंटमेंट को लेके, जो चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर महेंद्र कुमार चौहान के लिए। एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटमेंट को खारिज कर दिया है, और जो ईसॉप की जो कंडीशंस है उसको भी जो है वोटेड अगेंस्ट किया है, तो स्टॉक में ज़रूर थोड़ी प्रेशर देखने मिल सकती है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरदी सारी जानकारी देने के लिए। तो सीमेंट स्पेस से अंबुजा सीमेंट के AGM को पर एक अपडेट आया। इसके अलावा एस्ट्रल पॉली, बारबेक्यू नेशन, जी पावर, आइनॉक्स मिंट, फिनो पेमेंट्स बैंक जैसी कंपनियां आज के दिन फोकस में रह सकती हैं खबरों के चलते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। और ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए कमोडिटी मार्केट में, ये भी समझ लेते हैं। कुंवरजी ग्रुप के रवि देओरा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए मौजूद है अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। रवि, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग। आज जिस हिसाब से देखे तो आज ज्यादातर एशियन पीयर्स बंद है, जिसमें हांगकांग, चाइना एज वेल एज ताइवान के मार्केट आज क्लोज है, एंड साथ में यूके के मार्केट क्लोज है। तो बेस मेटल्स में लग रहा है कि एक साइडवे पैटर्न रहेगा, क्योंकि बेस मेटल के सारे जो फंडामेंटल है वो LME एंड शंघाई मेटल एक्सचेंज के आसपास ही रहते हैं। तो दोनों एक्सचेंजेस आज क्लोज है, तो वहाँ पे एक लैक ऑफ क्यूज थोड़ा कारोबार होगा। हालांकि जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की तेजी बनी हुई है, थोड़ा सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी आपको मेटल्स में रखना चाहिए। बुलियन में भी जो डॉलर इंडेक्स की जो तेजी है, साथ में जो वेंसडे को इवनिंग जो फेडरल रिजर्व की आउटकम आनी है, तो आई थिंक इसके ऊपर भी मार्केट फोकस रहेगा। बट उसके पहले जो डॉलर इंडेक्स एंड बॉन्ड यील्ड दोनों ये मेटल्स एंड बुलियन के लिए थोड़े रेस्टिव हो सकते हैं। साथ में नेचुरल गैस क्रूड, जहाँ पे लग रहा है कि जो यूरोपियन एनर्जी मिनिस्टर साथ मिलने वाले हैं, उसमें से अगर कोई आज कमेंट आता है तो आई थिंक वहाँ पे एक थोड़ा तेजी का संकेत बना हुआ है। तो ऑल ओवर बात करें तो मेटल्स बुलियन सेलिंग साइड, वहीं आपको क्रूड एंड नेचुरल गैस में बाइंग साइड में ज्यादा फोकस करना है। तो मैंने इसमें से जो दो आज के सिलेक्ट किए रिकमेंडेशन, तो उसमें पहला मेरा रिकमेंडेशन सिल्वर मई कॉन्ट्रैक्ट जो नियर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल करने का रहेगा। 62,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 64,400 का एक स्टॉप लॉस लगाए। वही बेस मेटल्स में पर्टिकुलर कॉपर में ज्यादा वीकनेस है, वो फंडामेंटली हो या टेक्निकली, तो लग रहा है कि वहां भी शॉर्ट करके चलना चाहिए। मई कॉन्ट्रैक्ट में 786 के करीब शॉर्ट का मेरा रिकमेंडेशन है। 770 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 791 का स्टॉप लॉस लगाए, तो लग रहा है कि आज सिल्वर एंड कॉपर ये दो पिक में सेल करके कारोबार करना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर यहाँ पर रणनीति सुझाव दी गई है। रवि, आपसे एक व्यू लेना चाहेंगे कच्चे तेल में भी, क्योंकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर बना हुआ है। अब हम फिर से देख रहे हैं कि एक हल्की तेजी लौटी है और ब्रेंट फिर से 107 के लेवल के पास आ चुका है। तो कच्चे तेल में किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए? आगे के लिए ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है आपको? जरूर से कच्चे तेल में जो भी अभी मेजर कंसर्न्स बने हुए हैं वो सप्लाई के रिलेटेड है। हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की भी बात करें तो मॉर्निंग में काफी वीकनेस के साथ ट्रेड हो रहा था, बट जैसे ही न्यूज निकल के आए कि जर्मनी भी ये ज्वाइन करेगा, जर्मनी भी शायद आगे जाके रशिया के एनर्जी इंपोर्ट को कम करेगा, तो तुरंत ही प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला था। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा रीजन है जिस हिसाब से अभी डिमांड को लेकर थोड़े कंसर्न्स बने हुए हैं। चाइना में कोविड केसेस बढ़ रहे, ग्लोबल GDP ग्रोथ फोरकास्ट सारे फंड हाउसेस हो या रेटिंग एजेंसीज हो वो कट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वहां पे दोनों साइड की मोमेंटम रहेगी। अगर आज यूरोपियन यूनियन में ऐसा डिसीजन निकल के आता है कि वो सप्लाई कम करेगी या उसके रिलेटेड कोई मेजर्स लेंगे, आई थिंक एक बड़ा उछाल ड्यू है। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा
आप ध्यान रख के ट्रेड करें विथ स्टॉप लॉस, बट बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अच्छा हो सकता है, क्योंकि फिर से जो कोल के प्राइसेस, नेचुरल के गैस के प्राइसेस है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर आज ध्यान देना है तो मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि क्रूड में देखे तो क्रूड में ज्यादातर देखे यूरोप में इतना ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है रशिया के ऊपर जितना गैस पे, और गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी यूरोप के पास रशिया के साथ की सप्लाई के लिए है, यूएस के साथ की सप्लाई के लिए इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है। तो आई थिंक एनर्जी रिलेटेड कुछ भी मैटर हुआ तो नेचुरल गैस इसमें आउट परफॉर्म कर सकता है। नेचुरल गैस 555 के करीब क्लोज हुआ था, तो आई थिंक ये एनर्जी पार्ट में आपको 580 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 540 का स्टॉप लॉस लगाए। क्रूड में अगर डिप मिलता है जिस हिसाब से WTI एंड ब्रेंट टैपिड ट्रेड कर रहे हैं, अगर 8000 के करीब लेवल मिलता है तो एक बाय का अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। MCX पे नीचे 7920 का स्टॉप लॉस, अपर साइड 8300 तक के लेवल से आपको क्रूड पे दिखा सकता है। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया रवि ये रणनीति सुझाने के लिए। तो नेचुरल गैस काफ़ी अच्छा लग रहा है, आउट परफॉर्म कर सकता है। वहाँ पर आपको रणनीति दे दी गई है। 540 के आसपास के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और कच्चे तेल में भी कोई डिप आता है तो खरीदारी के मौके बन रहे हैं। इसके अलावा सिल्वर और कॉपर यहाँ पर बिकवाली करके चलिए, ये राय कमोडिटी मार्केट की तरफ में आपको दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी अपडेट्स पर नज़र डाल लेते हैं। इस बीच ऑटो बिक्री के नंबर्स भी आ रहे हैं अप्रैल महीने के, और ये नंबर्स कैसे हैं ये भी समझ लेते हैं। मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरे अपडेट के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अप्रैल में मारुति सुजुकी की बिक्री जो है उसमें हमने करीब 6% की गिरावट देखी। हालांकि टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स के अनुमान से अच्छे बिक्री आंकड़े आए हैं। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड की बिक्री भी अनुमान से कम देखने को मिली है, और बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अब भी आने बाकी हैं। डिटेल में अगर नंबर्स को समझे, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की जहां बात करें, टाटा मोटर्स में हमने करीब 65% की बढ़ोतरी सालाना आधार पर देखी है, और मारुति सुजुकी में 6% की गिरावट, जैसे कि मैंने बताया। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की जहां हम बात कर रहे हैं, आइशर मोटर्स की करीब हमने देखा है अच्छी खासी बिक्री में बढ़त 158% की, 5212 यूनिट से बढ़कर 5525 यूनिट तक जाती हुई दिखी है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में 85% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें, यहां पर आइशर मोटर्स की रॉयल एनफील्ड बिक्री देखिए 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 69,177 यूनिट से यह आंकड़ा बढ़कर 62,155 यूनिट पर जाता हुआ दिखा है, और हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर सेगमेंट में करीब 12% तक की बढ़त दिखा रहा है। 4,61,986 यूनिट से जो आंकड़ा है बढ़कर 4,18,622 यूनिट तक जाता हुआ हमने देखा है। क्लियरली इनफैक्ट हीरो मोटो में 7% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, और जिसका एक नतीजा है कि 461 से आपने 4,18,622 यूनिट्स की बिक्री देखी है यहाँ पर। तो गिरावट यहाँ पर हाथ लगी है। टीवीएस मोटर्स के नतीजे टू व्हीलर सेगमेंट में अब भी आने बाकी हैं। ट्रैक्टर सेगमेंट की अगर बात करें, एस्कॉर्ट्स में हमने देखा है यहाँ पर 19% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बिक्री के आंकड़े 7,375 यूनिट से बढ़कर 8,325 यूनिट तक जाते हुए दिखे हैं। खासतौर से एस्कॉर्ट्स पर ध्यान रखें, क्योंकि रिकॉर्ड एवर हाईएस्ट अप्रैल सेल्स यहाँ पर पोस्ट होती हुई दिखी है, और आने वाले 2 महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग रिटेल सेल्स के पूरे अनुमान लगाए जा रहे हैं। मारुति पर्टिकुलरली अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो शॉर्टेज है उसे एक माइनर इम्पैक्ट प्रोडक्शन पर जरूर देखने को मिला है, और साथ ही डोमेस्टिक मॉडल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिला है। तो क्लियरली ऑटो बिक्री में सबसे ज्यादा अगर हम देखें यहाँ पर टाटा मोटर्स और एस्कॉर्ट्स के अनुमान से अच्छे नतीजे, हालांकि मारुति सुजुकी ने इस बार निराश जरूर किया है। ऑल राइट, मानसी बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो मारुति सुजुकी ने निराश किया है, लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप नज़र रखें। तो ये जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं, इसके चलते आज हम देख सकते हैं कि ऑटो स्टॉक्स में भी कुछ रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो इवेंट्स काफ़ी सारे हैं, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो भी नतीजे आए हैं और ओवर द वीकेंड जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, उस पर ब्रोकरेज हाउस क्या कह रहे हैं, एक बार आपको ये भी बता देते हैं। और आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए ब्रोकरेज हाउस की नज़र आज कहाँ पर है? हाय, गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट क्रेडिट स्विस पर आई है अल्ट्राटेक सीमेंट पर। याद रखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे शुक्रवार को, और उसी के चलते ये रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 7,500 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि हाउसिंग और इन्वेस्टमेंट साइकिल में हम जो एक अप ट्रेंड देख रहे हैं, उसके कारण अल्ट्राटेक सीमेंट को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। कोल प्राइसेस डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर है, और इसी के चलते कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी आगे चलते हुए बढ़ सकती है। ग्रोथ रोड मैप काफ़ी स्ट्रांग है। ऑर्गेनिक एक्सपेंशन
एक्सपेंशन कंपनी कर रहा है और वैल्यूएशंस भी हिस्टोरिक वैल्यूएशंस के अनुसार ही ट्रेड कर रहे हैं। विप्रो के भी नतीजे आए थे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद और उसी के चलते दो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है। पहली क्रेडिट स्विस, जहां उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस दिया है 530 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने अपना टारगेट प्राइस पहले 700 रुपीज़ पर शेयर का दिया था और वो अब घटाकर 530 रुपीज़ पर शेयर का कर दिया है। उन्होंने FY 23-24 का EPS भी 10 से 11% से गिरा दिया है। दूसरी रिपोर्ट CLSA की आई है विप्रो पर ही, जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 580 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में मार्जिन्स अंडर प्रेशर थे। उन्होंने FY 23 और 24 के EPS एस्टिमेट्स कम कर दिए हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड हम विप्रो में देख सकते हैं, ऐसा CLSA का मानना है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक में थोड़ी सी म्यूटेड विजिबिलिटी है, अभी हमें पता नहीं है आउटलुक कैसा रहेगा, और मार्जिन इस क्वार्टर में प्रेशर थे और आगे चलते हुए भी उसकी ट्रैजेक्टरी अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। वैल्यूएशन जैसा कि मैंने कहा विप्रो के रीजनेबल है और उसी के चलते ये दोनों रिपोर्ट आई है। इंडसइंड बैंक के भी नतीजे आए। मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट निकाली है जहां उन्होंने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1300 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि फोर्थ क्वार्टर FY 22 में PPOP यानी प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एसेट क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस क्वार्टर में, और क्रेडिट कॉस्ट आगे चलते हुए नॉर्मलाइज हो सकता है। SBI कार्ड के भी नतीजे आए थे। मॉर्गन स्टैनली ने उस पर भी एक नोट निकाली है जहां उन्होंने ओवरवेट का रेटिंग बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस दिया है 1100 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी PPOP उनके एस्टिमेट से 10% ऊपर आया है और प्रॉफिट में भी 50% उनके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्लासिक अर्निंग्स अप साइकिल अभी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है और क्रेडिट कॉस्ट कम होंगे आगे चलते हुए क्वार्टर्स में, और उसी के चलते इंडसइंड बैंक और SBI कार्ड दोनों को फ़ायदा हो सकता है। लास्ट में मारुति सुजुकी अभी फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की एक नोट आई है जहां उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 8750 रुपीज़ पर शेयर का। मैनेजमेंट की जो कॉल थी उसके हिसाब से ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे चलते हुए डिमांड इम्प्रूविंग ट्रेंड पे नज़र आ रही है। रॉ मटेरियल कंसर्न्स रहेंगे शॉर्ट टर्म में, बिकॉज सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है। चाइना से जो सप्लाई आता है उसमें भी हम कोई डिस्टर्बेंस देख रहे हैं और उसी के चलते रॉ मटेरियल में हम थोड़ी डिस्टर्बेंसेस देख सकते हैं नियर टर्म में। रिस्क रिवॉर्ड बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ के अनुसार मारुति का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। उन्होंने EPS एस्टिमेट्स बढ़ाकर 6% से बढ़ा दिया है FY 23 के लिए। सो ये रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ पर मारुति पर, जहां उन्होंने 8750 रुपीज़ का टारगेट दिया है। ओके आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और ज़्यादातर नतीजों पर आई हैं, तो आज यहाँ पर दिन भर हम चर्चा करते रहेंगे और हमारी नज़र भी इस पर बनी रहेगी।